Hello everyone. Today we are going to discuss about Anglo-Maratha struggle for supremacy. तो हम लोगों ने पहले जो भी डिस्कस किया है रिगार्डिंग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट उसके ऊपर ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश के बारे में उसके ऊपर हम थोड़ा सा भी एक रिकैप ले लेते हैं। तो देखिए अभी कहानी क्या है कि जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है एक कंपनी के जो कि इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब उनको समझ आता है कि यहाँ पे तो बहुत आराम से डिप्लोमेसी के साथ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को साथ हम लोग ऐसा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हमें पेमेंट भी कोई नहीं करनी पड़ेगी और हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं एरियाज़ को। तो इस तरह की कुछ फार साइटेड और विजन के साथ यहाँ जो ब्रिटिश कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे पहले मद्रास, फिर बाद में बंगाल और फिर बाद में मैसूर और मराठा जो रीजनल पावर्स हैं कैसे उनको दबा रहे हैं एक वन बाय वन। ये जो प्रोसेस है ये ब्रिटिशर्स ये कर रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने ये पेज यहाँ पे इस टाइम पे क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि आप इस पेज में देखेंगे तो यहाँ पे ये सारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर। तो अब हम देखते हैं कि आप एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो 1775-82 के दौरान शुरू होती है। इस दौरान अगर हम बात करेंगे जो ब्रिटिश मैसूर जब स्ट्रगल चल रहा है तो हम देखते हैं कि जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है और जिस दौरान ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की वो भी 1779 और 1784 के आसपास ये के बीच में ये लड़ी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में ही जो है मराठा स्ट्रगल जो है वो शुरू हो चुका था। ब्रिटिशर्स साइड बाय साइड दोनों ही जोन्स को अपने रास्ते से हटाने की या दोनों ही जोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए ये मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद एंग्लो मैसूर एंग्लो मराठा स्ट्रगल, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा मराठास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो मराठास हैं उनको किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कंट्रोल किया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मराठास का जो पोर्शन है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं तो ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर होती चली जाएं। सो ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा सिंध वाला पोर्शन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, और ये आ गया हमारा मराठास का पोर्शन। तो ये अब हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं विद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, राइट। तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, राइट। तो अब देखिए बिफोर आई स्टार्ट टू डिस्कस I just want to give you a brief introduction और outline of मराठास कि मराठास कैसे थे। तो देखिए जब जैसे शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है तो उसके बाद में शिवाजी जो थे एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने अष्टप्रधान जो नाम की जो एक काउंसिल थी मिनिस्टर्स की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो जिसमें जो किंग होता था, जिसमें अगर हम इनके सेटअप के बारे में स्टडी करें तो इनके टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो किंग होता था ना वो पेशवास को अपॉइंट करता था। बार बार एक वर्ड आएगा पेशवा, तो आपको समझना है कि ये किंग नहीं है। पेशवा कौन होते थे? पेशवा वो लोग होते थे जो जिनको किंग अपॉइंट करता था, ठीक है। तो किंग अपॉइंट करेगा कि भी तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको मुझे मंथली रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो और पंडित राव होता था हाईएस्ट प्रीस्ट पोजीशंस, और इस तरह के बहुत सारे अमात्य और ऐसे बहुत सारे पोजीशंस थे और ये पूरी पोजीशंस के सारे जो किंग था वो रूल करता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि बाद में हम देखते हैं कि जो पहले तो चलो किंग बहुत स्ट्रॉन्ग पावर लेकर बैठे हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो पेशवाशिप है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। बाद में जो किंग्स का जो कंट्रोल था वो घटता चला गया और पेशवास का कंट्रोल बढ़ता चला गया और किंग सिर्फ मेयर एक डी फैक्टो रूलर बन के रह गए। तो हम देखते हैं कि ये अब जो पेशवास थे और जो बाद में और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स थे
उनको भी लगा कि अगर पेशवा जो है इतना स्ट्रांग हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं स्ट्रांग हो सकते। तो हम देखते हैं कि जो मराठा स्ट्रक्चर है वो लूज हो चुका था, बहुत ज़्यादा लूज हो चुका था, जिस वजह से इंटरनल कंट्रोल काफ़ी ख़राब हो चुका था मराठास में। तो ये चीज़ जानना बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जो पेशवा वर्ड का यूज़ करेंगे वो पेशवा किंग नहीं है, वो किंग का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आगे हम देखते हैं कि एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट एंड हार्डेस्ट ऑफ द एम्पायर्स एडवर्सरीज, द मराठास गॉट अ चांस टू राइज इन पावर। तो जैसे मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन में जाता है तो मराठास को लगता है कि हम मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी आती है तो जैसे ही मिड ऑफ द 18th सेंचुरी आती है तो हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि सोचते ये तो इस तरह के लोग थे जो कि किंग मेकर्स का रोल करते थे, राइट, प्रीवियसली। और ये सोचा करते थे कि हम मतलब किंग्स बनाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद में ही पावर को कंट्रोल करने का जो सपना है वो देखना शुरू कर दिया था कि भाई हम कंट्रोल करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो बहुत ही बुरी तरह से जो मराठा रूलर हैं उनको हराते हैं। बालाजी बाजीराव जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें जो मराठास थे वो मुगल्स की तरफ से लड़ रहे थे, क्यों, और मुगल्स से उन्होंने कहा था कि मुझे हमें आप टैक्स दे दीजिए, और हम ये जो पर्शियन रूलर हैं जो दूसरी जगह से अटैक करके आने वाले हैं, अटैक कर रहे हैं, नादर शाह और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली, तो इनको हम देख लेंगे। तो तीसरी बैटल के दौरान क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली और जो बालाजी बाजीराव है इनके बीच में होती है तेज़ अच्छी सी झड़प होती है। तो इसके बाद से जो सिचुएशन है वो पूरी बदल जाती है। अब सिचुएशन कैसे बदलेगी कि जब इनकी डिफीट होती है मराठास की, तो हम देखते हैं कि इसके बाद में क्या करेंगे जो मराठास, वो रीग्रुप करेंगे खुद को, दे वुड रीग्रुप देमसेल्व्स एंड रीगेन करेंगे अपनी स्ट्रेंथ, और एक ही डेकेड के बीच में ऐसी एक स्ट्रांग पावर बनने की कोशिश करेंगे, उभरेंगे। तो बाजीराव जो वन थे 1720 से 1740 तक जिन्होंने रूल किया, तो हम देखते हैं कि ये ग्रेटेस्ट थे ऑफ ऑल द पेशवास। अब आपको शायद यहाँ पे पेशवा का समझ आ रहा होगा, तो पेशवा कोई एक नहीं होते थे, पेशवास बहुत सारे होते थे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बाजीराव, तो देखिए जो बाजीराव जो ये है, ये पोजीशंस होती थी जब शाहू जो रूलर थे मराठास उस टाइम पे, जो पेशवा थे उनको बालाजी विश्वनाथ बोला जाता था। फिर आए थे शाहू, फिर जो जब वो मराठा रूल मतलब जब शाहू के टाइम पे देखते हैं कि फिर बाद में जो रूलर्स आए थे उनको बाजीराव कहना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब मतलब शाहू की डेथ हो जाती है और उसके बाद से बालाजी बाजीराव बोलना शुरू कर दिया था पेशवास को। तो हम देखते हैं कि जो बाजीराव वन थे वो सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवास थे, और दे हैड स्टार्टेड अ कन्फेडरेसी ऑफ प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स टू मैनेज एंड रैपिडली एक्सपैंडिंग मराठा पावर। तो ये क्या कर रहे थे, ये एक पावर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, सारे मराठास को इकट्ठा करेंगे और हेल्प करेंगे, कंट्रोल करेंगे, दोबारा से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इवन ये जो थे जो क्षत्रिय सेक्शन था मराठास का, इवन पेशवास ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन ये अपने क्षत्रिय सेक्शन को भी बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते थे। और हम देखते हैं कि अंडर द अरेंजमेंट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, ईच prominent family under a chief was assigned a sphere of influence which he was supposed to conquer and rule. But in the name of the then Maratha king Shahu, the Maratha families which emerged prominent, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो पेशवाज हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कास्ट के जो पेशवाज हैं वो रूल कर रहे थे, ठीक है। और वो कौन कौन सी कास्ट्स के थे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बड़ौदा में थे गायकवाड़, ठीक है, और नागपुर में थे भोंसले, ठीक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो शिवाजी थे वो भोंसले
ग्रुप से ही, भोसले कास्ट से ही, जो नागपुर की थी उसी से बिलोंग करते थे। और इंदौर में होलकर पेशवास जो थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। और पूना में जो पेशवास थे, पूना के जो और सिंधियाज जो ग्वालियर में थे वो सिंधियाज थे, और सिंधियाज ग्वालियर में भी थे और पूना में भी रूल कर रहे थे। तो सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कि कास्ट ग्रुप्स थे, जो कि पेशवाज जिन कास्ट से बन के निकल के आते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो कास्ट सिस्टम है मराठास में वो भी बहुत प्रोमिनेंट था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जब ये जो कॉन्फेडरेसी होती है, ये जो इकट्ठ होता है, ये जो गठजोड़ होता है, ये बाजीराव वन से माधवराव वन तक वर्क करता है बड़े आराम से। लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है उसके बाद में सब कुछ बदल के रह जाता है। तो जो डिफीट होती है पानीपत में, उसके बाद में क्या होता है कि द डेथ ऑफ यंग पेशवा माधवराव वन इन 1772 कंप्लीटली वीकन्ड द कंट्रोल ऑफ पेशवास ओवर द कन्फेडरेसी। नेचुरली जब आप हार जाते हैं कोई बैटल, तो उसके बाद में जो खुद के लोगों का ही कई बार विश्वास जो है हिल जाता है। तो बहुत बार कोशिश की चीफ्स ने कि इस कन्फेडरेसी को, इस यूनियन को हम बनाकर रखें, लेकिन आपस में ही ये लोग क्या करते थे, लड़ते रहते थे। तो ये बहुत बिग कारण है, बहुत बड़ा कारण है मराठास का हारने का, क्योंकि मराठास यूनाइटेड होते तो शायद इनको कोई बेट नहीं कर सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुद से ही आपस में ही लड़ते रहते थे। तो फिर हम देखते हैं कि जो ईयर्स बिटवीन, ये जो लास्ट 18th सेंचुरी और फर्स्ट क्वार्टर जो 19th सेंचुरी का है, इसमें हम देखते हैं कि मराठास का इंग्लिश के साथ 3 बार जो है क्लैश होता है फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, और विद इंग्लिश एमर्जिंग विक्टोरियस, जिसमें रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंग्लिश होते हैं वो विक्टोरियस बन के एंड में जीत जाते हैं। तो कहानी का जो कंक्लूजन है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन हमें बीच में थोड़ा सा इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या बनता है कि जो इंग्लिश होते हैं वो पेशवास का और जो मराठास होते हैं उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। सो जिस वजह से इंग्लिश जो होते हैं उनको ह्यूज सक्सेस मिलती है इस वेंचर में। तो अब जो इंग्लिश हैं बॉम्बे में, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। उनको लगता है कि जैसे बंगाल में, बिहार में, सब जगह गवर्नमेंट बन गई है, अब जो बॉम्बे वाले इंग्लिश होते हैं, बॉम्बे वाली जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसका क्या मतलब है जो बॉम्बे वाले रिप्रेजेंटेटिव, देखो जो इंग्लिश कंपनी जो ये थी ना, इसने इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, और जो भी इम्पोर्टेंट एरिया थे, सब जगह पे अपने रिप्रेजेंटेटिव ये बिठा के रखते थे। तो जब एक जगह पे कोई रिप्रेजेंटेटिव बहुत सक्सेसफुल हो जाता था वहाँ के एरिया को कंट्रोल करने में, तो ये फिर ये चाहते थे कि हम भी अपने एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करें। तो यहाँ पे लिखा है द इंग्लिश इन बॉम्बे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ द अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जैसे क्लाइव ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में अरेंजमेंट्स बना दिए थे, वैसे ही बॉम्बे वाले भी अपना अरेंजमेंट बनाना चाहते थे। तो बड़ा लंबे समय से ये वेट कर रहे थे कि कैसे किस तरह से हम मराठास को कंट्रोल करें। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर जो 1775-82 में होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब डेथ होती है महादेव की 1772 में, तो जो उनका भाई होता है नारायण राव, वो इनको सक्सीड करता है एज अ 5th पेशवा, राइट। तो जो नारायण राव के जो अंकल होते हैं रघुनाथ राव, उनके वो क्या करते हैं, अपने नेफ्यू का वध कर देते हैं, उसे मार देते हैं और खुद को डिक्लेयर कर देते हैं पेशवा, ठीक है। यानी कि नारायण राव के जो माधव राव के जो बेटा होता है उसको मार के जो रघुनाथ राव को कहते हैं कि भी मैं बनूंगा पेशवा। तो लेकिन ऑल्दो ये लीगल जो एक उत्तराधिकारी हैं वो नहीं होते। तो जो नारायण राव की जो विधवा होती हैं गंगाबाई, वो एक बेटे को जन्म देती हैं अपने पति की डेथ के बाद, और फिर वो जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट होता है सवाई, तो उसको, उस सवाई को फिर वो बनाना चाहती है पेशवा, राइट। क्योंकि वही लीगली अगर डेथ भी होगी पिता की, लेकिन फिर भी जो उत्तराधिकारी अगर है तो उनका बेटा, यही प्रचलन था कि भी बेटा ही फिर आगे उत्तराधिकारी बनेगा। तो
लीगली जो नेक्स्ट पेशवा है उसी को बनना चाहिए था। तो फिर क्या होता है, जो 12 मराठा चीफ्स होते हैं, 12 मराठा चीफ्स, 12 भाई लेड बाय नाना फडणवीस, वो एफर्ट करते हैं कि कैसे इस इन्फेंट को हम न्यू इन पेशवा बनाए। तो वो ये जो होता है उनका जिसने उनके पिता को मारा होता है रघुनाथ राव, वो उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे कहानी क्या होती है, फिर संधि ट्रीटीज होती हैं, 2 सब ट्रीटी होंगी, सूरत की और पुरंदर की। अब जो रघुनाथ राव जिसके अगेंस्ट वो 12 बंदे हैं और वो जो है ओरिजिनल जो उत्तराधिकारी है उसको बनाना चाहते हैं पेशवा, ये क्या करेंगे, अब हेल्प लेंगे इंग्लिश से, बॉम्बे में इंग्लिश जो बॉम्बे में रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हेल्प लेंगे और ये साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करेंगे। जब ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करेंगे तो अंडर दिस ट्रीटी रघुनाथ राव को क्या करना है, जो ही हैज टू सीड द टेरिटरीज ऑफ सल्सेट एंड बसीन टू द इंग्लिश अलॉन्ग विद द पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत और भरूच। इनको ये जो एरियाज है सल्सेट का, बसीन का, ये भी देना है इंग्लिश को, और कुछ सूरत से और भरूच से जो इनको वो देना है, मतलब वहाँ से उनको रेवेन्यू भी देना है। राइट, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इनको वहाँ पे उनकी सुप्रीमेसी जो है वो माननी है। राइट, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। यहाँ पे क्या होगा कि और इंग्लिश क्या करेंगे, रघुनाथ राव को 2500 जो सोल्जर्स हैं उसकी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और उसको जो खुद के ही इसके लोग इसके अगेंस्ट हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं बना सकते पेशवा क्योंकि तुम तो हो ही नहीं उत्तराधिकारी, तो वो ये उनके अगेंस्ट इंग्लिश उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको ये जो ब्रिटिश काउंसिल होती है, ब्रिटिश जो काउंसिल होती है, हम देखेंगे जो ब्रिटिश काउंसिल होती है कैलकटा की, वो इस चीज़ को नहीं मानेगी। वो कहेगी कि हम ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। जस्ट अ मिनट, यस, सो वो कहेंगे कि ये जो आप कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो, आप जो ये नहीं कर सकते। तो जो क्योंकि देखो आपस में भी तो रिप्रेजेंटेटिव्स की बननी चाहिए ना, उनकी भी तो सोच आपस में मैच करनी चाहिए। तो होता क्या है कि जो कलकत्ता की काउंसिल है वो बोलेगी कि भाई आप ये जो ट्रीटी है इसको कैंसिल कर दो, मतलब इसको ये जो ऑफिशियल ट्रीटी आपने बना दी है इसको नल कर दो, मतलब ख़त्म कर दो इस ट्रीटी को। एनल यहाँ पे लिखा है, इसको ख़त्म, एनुल इसको ख़त्म कर दो और मेक अ न्यू ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करो, जिसमें कि आप क्या करो कि जो रीजेंसी है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा रघुनाथ को। ठीक है, तो मतलब जो ऑफिशियल बॉम्बे की गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, रघुनाथ को बोलना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हें सिर्फ पेंशन दे सकते हैं, हम ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे आपको, और उसे रिफ्यूज दे दीजिए। और अब इसमें क्या होगा, इन 1777 नाना फडणवीस वॉयलेटेड दिस हिज ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल बाय ग्रांटिंग। अब इस एक जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह पे तो देखो जो एक काउंसिल है ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल है वो नहीं मान रही, उसकी जो फैसला है उसको नहीं मान रही, अपनी ही दूसरी एरिया की जो बॉम्बे की काउंसिल है उसका फैसला नहीं मान रही। और दूसरी तरफ में क्या होगा, जो नाना फडणवीस है, देखो इन्होंने ना सब जगह ट्रीटी साइन की हुई थी कि हम आपको ये हेल्प करेंगे, हम आपको ऐसे हेल्प कर देंगे। अपने ही जो इनके दुश्मन थे उनके खिलाफ ये इंग्लिश जो थी कंपनी थी उनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो नाना फडणवीस है वो ट्रीटी को वायलेट कर देंगे, अपनी खुद की ट्रीटी को वायलेट करेंगे, और वायलेट करने के बाद में वो फ्रेंच को क्या करेंगे, एक पॉट देंगे, जैसे कि विद द कलकत्ता काउंसिल बाय ग्रांटिंग द फ्रेंच अ पॉट ऑन द वेस्ट कोस्ट, द इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग फोर्स टूवर्ड्स पुणे। तो उनको नहीं अच्छा लगेगा कि नाना फडणवीस ने हेल्प की है फ्रेंच कंपनी की, तो इंग्लिश तो फ्रेंच के अगेंस्ट ही थे, और जो भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या रूलर कहीं का भी अगर वो फ्रेंच को या किसी को भी डच को किसी को भी हेल्प करता था तो ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो ये तो बहुत बड़े कारण बने जो फर्स्ट वॉर होगी अब जो है इंग्लिश और मराठा के बीच में। तो कोर्स ऑफ वॉर क्या होती है, कोर्स ऑफ वॉर में हम देखेंगे कि जो इंग्लिश और मराठाज हैं इनकी आर्मीज मिलेंगी
कहाँ पे, पुणे के आउटस्कर्ट्स में मिलेंगी। और ये दो द मराठा आर्मी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स देन इंग्लिश, द लेटर हैड हाईली सुपीरियर एम्यूनेशन एंड कैनन्स। जो इंग्लिश थे दे वर नोन फॉर देयर वेपन्स एंड द टेक्निक्स दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन वॉर। तो इनकी टेक्निक्स, इनकी स्किल्स, इनके जो लोग जो इस चीज़ को वेपन्स को चलाते थे, उनके स्किल्स बहुत कमाल के थे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो मराठा आर्मी है, दो मराठा आर्मी बहुत फियरलेस है, बहुत करेजियस है, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत आएगी क्योंकि वो इंग्लिश के जो बेस्ट स्किल्स हैं उनको भी मैच करना बहुत आसान नहीं था। तो मराठा आर्मी क्या करेगी, हावर द मराठा आर्मी, जो कि जिनका जो लीडर थे वो महाजी सिंधिया थे, जिनको महाजी शिंदे भी बोला जाता था। तो वो इंग्लिश जो है आर्मी को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे उनको बुलाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप घाट्स जो है तालेगांव के पास जो घाट्स है वहाँ आओ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मराठाज हैं जो अपनी करेज का जो यहाँ पे सबूत देंगे, करेज दिखाएंगे, अपनी बहुत बढ़िया स्किल्स दिखाएंगे अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ। और एक बार के लिए तो जो अंग्रेज़ हैं वो मतलब इनसे परेशान हो जाएंगे कि भाई हम कैसे किस तरह से इनके जो हैं इनको हम मतलब हराएं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मराठाज हैं वो चारों तरफ से इंग्लिश जो आर्मी है उसको हराने की कोशिश करेंगे, उसको अटैक कर देंगे। एंड दे विल यूज स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ना व्हाट इज स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी? स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इज कि जब हम किसी भी जगह को दुश्मन उसको यूज ना कर सके तो हम खराब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉइजन डाल देंगे वहाँ पे पानी के अंदर, और फूड सप्लाई बंद कर देंगे, या सॉरी कुएं के अंदर हम पॉइजन डाल देंगे और जो वो है फूड सप्लाई बंद कर देंगे, या फार्म लैंड्स जो आसपास उसको बर्न कर देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंग्लिश थे बहुत परेशान हो गए और इंग्लिश को विड्रॉ करना पड़ा तालेगांव से। और इंग्लिश आर्मी जो थी सराउंड हो गई, घेराबंदी हो गई थी, मराठास ने उनको घेर लिया था। और इनको बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग जो कैसे कहते हैं ट्रीटी जो थी वो मराठास के साथ साइन करनी पड़ती है। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो इसमें फोर्स किया गया था बॉम्बे गवर्नमेंट को कि भाई आप जितने सारे टेरिटरीज आपने इंग्लिश ने लिए थे आपको वापस करने पड़ेंगे। सो उनको वापस देने पड़े, ठीक है। तो जो वो सारे जो इन्होंने लिए थे टेरिटरीज पहले, तो यहाँ पे जो थी मराठास की जीत होती है। फिर हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सलबाई, और जो 1782 में होती है, और इसी के साथ ही फर्स्ट फेज का जो एंड हो जाता है। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं गवर्नर जनरल बंगाल के, वो ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट करते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे जो इंग्लिश थे वो हार गए, ठीक है। क्योंकि इनका सपना था कि भाई हमने किसी भी हालात में जो कंपनी है उसको उसकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देना। तो लार्ज आर्मी को ये लोग भेजते हैं अंडर कर्नल गुडार्ड, और जो कि कैप्चर करते हैं अहमदाबाद को फरवरी 1779 में, बसीन को कैप्चर करते हैं इन 1780 में। तो फिर हम आगे देखते हैं कि अनदर बंगाल डिटैचमेंट लेड बाय कैप्टन पॉफम एंड कैप्चर्ड ग्वालियर इन अगस्त 1780। और इस तरह से धीरे धीरे जो बहुत अच्छी लीडरशिप के अंडर जो थे कि ये लोग ग्वालियर का एरिया, बसीन का एरिया, अहमदाबाद, सब जो एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। और इन फरवरी 1781 द इंग्लिश अंडर द जनरल कैमक फाइनली डिफीटेड सिंधिया एट सिपरी। तो जो सिंधिया थे बहुत ही कमाल के जो पेशवा थे, उनको फिर अब क्या होता है, हरा देते हैं ब्रिटिशर्स सिपरी के पास में, ठीक है। अब क्या होगा, सिंधिया जो है वो एक न्यू ट्रीटी प्रपोज करेंगे बिटवीन पेशवाज एंड इंग्लिश, और इस ट्रीटी को बोला गया है ट्रीटी ऑफ सलबाई। और ट्रीटी ऑफ सलबाई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि मराठास को साइन करनी पड़ती है 1782 में। सो यहाँ पे इसमें अब मराठास को बहुत ज़्यादा मतलब झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उनको मराठास को कंट्रोल कर लिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि
इट वॉज रेटिफाइड बाय हेस्टिंग्स इन जून 1782। अब जो हेस्टिंग्स हैं इसको कंप्लीटली ऑफिशियल बना देते हैं इस ट्रीटी को, एंड फडणवीस इसको 1783 से पूरी तरह से ऑफिशियल घोषित कर देते हैं। अब इस ट्रीटी के मेन क्या मुद्दे थे, तो सल्सेट शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ द इंग्लिश। जो सल्सेट का एरिया है वो इंग्लिश ही कंटिन्यू उसको उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो जो जितनी भी टेरिटरी ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कॉन्कर की गई थी इंक्लूडिंग बसीन, ये वापस मराठास को दे दी जाएगी। और गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ जो हैं वो उनको वही पोजेशन जो टेरिटरी का वो दे देंगे जो कि युद्ध से पहले उनके पास था, और उनको पेशवास को सर्व करना होगा। जो इंग्लिश हैं वो कोई भी फर्दर सपोर्ट नहीं देंगे रघुनाथ राव को, और जो पेशवा हैं उनको मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ेगा रघुनाथ राव को, है ना। तो हमने पढ़ा था ना वो 12 लोग और वो जो छोटे बच्चे को बनाना चाहते हैं पेशवा, तो रघुनाथ राव ने ही सबसे पहले इंग्लिश की हेल्प ली थी। तो फिर इंग्लिश जो थे उन्होंने भी सारा किया कि प्रॉमिस कि भी हम नहीं करेंगे हेल्प रघुनाथ राव की। तो हैदर अली जो थे अब हैदर अली जो मैसूर के हैं उनको शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश, ठीक है। तो हैदर अली, अब देखो यहाँ पे जो ट्रीटी है ये मैसूर वॉर का भी बीच में साइन हल्का हमें यहाँ पे मिल रहा है। हैदर अली मैसूर के नवाब थे और मैसूर के जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, ये ऑल जो सारी ट्रीटी सारा जो टेरिटरी है उनको वापस देना पड़ेगा इंग्लिश का, एंड द नवाब ऑफ आर्कोट को भी। तो आर्कट क्या है, वो तमिलनाडु के पास एक जगह है, तो वहीं उनको भी वापस करना पड़ेगा क्योंकि हैदर ये जो ट्रीटी थी इस ट्रीटी में मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे और बैलेंस करना चाहते थे दोनों ही साइड्स, मैसूर वाली भी और मराठा को भी, ठीक है। तो इंग्लिश शुड एंजॉय द प्रिविलेजेस एट ट्रेड एज बिफोर। ट्रेड जो प्रिविलेजेस हैं वो पहले की जैसे ही वो एंजॉय करते रहेंगे ब्रिटिशर्स। और हम देखेंगे इसमें कि जो पेशवा है वो पेशवा इन्होंने बोला कि आप किसी भी और यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इंग्लिश को ही सिर्फ सपोर्ट करेंगे आप। तो इस वजह से उनका ट्रेड नेचुरली ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा। तो जो पेशवा और इंग्लिश हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनके जो एलीज हैं दे शुड रिमेन एट पीस विद वन अनदर, आपस में ना लड़ें और ये आराम से रहें। तो महाजी जो सिंधिया हैं वो शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। तो जो उनको प्रॉपरली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ट्रीटी बल्कि कोई तोड़े ना, खराब ना हो ये ट्रीटी। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है, तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है उसका जो हम बैक समझते हैं कि जो इसमें क्या होएगा कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस के साथ शुरू होगी जैसे कि पहले में थे। आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण जो थे 1795 में जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया, तो उसके बाद में जो उनका बेटा है बाजीराव टू जो कि एक वर्थलेस सन है, मतलब इतने अच्छे पेशवा नहीं है, उनको पेशवा बना दिया जाएगा क्योंकि नेचुरली उत्तराधिकारी पेशवा का बेटा भी पेशवा बन रहा है ना। तो समझ गए ना आप, जो पेशवा हैं वो किंग नहीं है लेकिन वो इतने किंग से कम भी नहीं है, ठीक है। तो जो नाना फडणवीस हैं वो बहुत ही बड़े दुश्मन थे बाजीराव टू के भी। तो अब जो इनकी डिसेंशंस थी, आपस में डिसएग्रीमेंट्स थे इन लोगों के आपस में ही, तो वो अंग्रेज़ों को फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इनके आपसी मामलों में इंटरफेयर करने की। अगर हम अपने आपसी मामले खुद ना सुलझाएं तो जो तीसरी पार्टी है जो अपना फ़ायदा ढूंढ रही है बीच में, तो वो इंटरफेयर करती है फिर। तो द डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800 गेव द ब्रिटिश एन एडिड एडवांटेज। अब तो नाना फडणवीस भी नहीं है, ठीक है, नाना फडणवीस भी नहीं है, और एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक मराठा है वो तो वो चला गया, उसकी डेथ हो गई। अब तो और भी आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। तो अब सेकंड मराठा वॉर में क्या होगा, तो पहली मराठा वॉर में देखो जो ट्रीटी साइन की सलबाई की, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ ले लिया है ना। तो हालांकि बीच में हार गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में फिर दोबारा से रीगेन करके स्ट्रेंथ वो काम कर लिया। तो सेकंड वॉर में क्या होगा, ऑन April 1, 1801 में पेशवा ब्रूटली जो है मर्डर करें, पेशवा ब्रूटली मर्डर द ब्रदर ऑफ जसवंतराव होलकर विथुजी। तो अपने ही जो मराठा खुद में आपस में ही लड़ी जा रहे थे, तो देखो वो मर्डर करेंगे
भाई का, जसवंत राव होलकर विथु जी। और जो फ्यूरियस जसवंत हैं वो अपनी फोर्सेस भेजेंगे, ठीक है, जो बहुत फिर वो अपनी फोर्सेस भेजेंगे कि भाई आप ये सिंधिया और बाजीराव टू की जो कंबाइन फोर्सेस हैं ये फिर वो भेजेंगे। और क्या होगा, एक बहुत ही क्योटिक सा एक युद्ध होगा 20 अक्टूबर 25 में 1802 में। तो यहाँ पे जसवंत क्या करेंगे, हरा देंगे पेशवा और सिंधिया की आर्मी को, ठीक है। और फिर वो अपने जो बेटा है विनायक राव, जो विनायक राव है, सन ऑफ अमृत राव है, उनको पेशवा की सीट पे बिठा देंगे। अब क्या होगा, जो बाजीराव टू है, ठीक है, वो भागेंगे वहां से और बसीन पहुंचेंगे। और फिर अब ये युद्ध तो मराठास के बीच में चल रहा है, आपस में ही चल रहा है, पेशवाज आपस में दुश्मनी निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक क्या, जैसे पिछली बारी क्या हुआ था, जो रघुनाथ राव था वो गए थे इंग्लिश के पास कि भाई मुझे हेल्प करो, और वहीं से सारी कहानी शुरू हो गई थी। अब सेकेंड टाइम पे सेम वही हो रहा है। अब सेकेंड टाइम पे बाजीराव टू फिर भाग गए हैं कि भाई मुझे अपने ही बंदों से बचाओ, और अंग्रेज इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अब वो फिर से 1802 में जो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करेंगे विद इंग्लिश, कि भाई उनको दिखता था कि भाई यही कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास आर्मी है, मिलिट्री है, स्ट्रैटेजी है। तो फिर अब इस ट्रीटी में क्या होगा, जो पेशवा है वो अग्री करेंगे कि भाई अगर आप मुझे हेल्प करते हो तो एक नेटिव इन्फेंट्री मिलेगी, जो इंग्लिश कंपनी है वो उनको 6000 के ट्रूप की का एक सैनिक बल देंगे, और उतनी आर्टिलरी भी उनको दी जाएगी, तोपें भी दी जाएंगी, और इवन यूरोपियन जो आर्टिलरी मैन है वो भी दिए जाएंगे, और परमानेंटली उनके एरियाज में उनको स्टेशन कर देंगे टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्या करना है, टू सीट टू द कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग एन इनकम ऑफ ₹26 लाख। तो कंपनी की जो इवन जो कंपनी की टेरिटरीज हैं जहाँ से 26 लाख की जो इनकम हो रही है वो भी आपको सब्जुगेट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, गिव अप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीड का मतलब है गिव अप करना, कि वो आप नहीं रखोगे, आपको कंपनी को ही देनी पड़ेगी। टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत को आप छोड़ देंगे। टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन निजाम्स डोमिनियन। तो चौथ होता है कर, होता है टैक्स होता है, जो कि चौथ मतलब चौथे हिस्से पे जो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है। तो ये टैक्स जो है वो आपको निज़ाम जो है, निज़ाम से वो निज़ाम के जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको ये चौथ का क्लेम छोड़ना पड़ेगा। तो देखो हो क्या रहा था, आप समझो ना कि जब हमने मैसूर का टाइम पढ़ा था तो उसमें जो निज़ाम थे हैदराबाद के, और ये हैदर अली थे, और ये मराठास थे, इन्हीं के बीच में आपस में संधियां साइन होती थी। यही दो तीनों कभी मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, कभी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते थे, है ना। ये मराठा और निज़ाम कब क्या करते थे, कभी हैदर अली के साथ हो जाते थे और कभी हैदर अली से अलग हो जाते थे। तो अगेन जो इंग्लिश कंपनी है जब भी वो ट्रीटी साइन कर रही है तो वो सबको ही खुश करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और अपने आप अपना कंट्रोल बढ़ा भी रही है, और जो जो लोग उनको हेल्प कर रहे हैं उनको खुश करने की कोशिश भी कर रही है। तभी तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं पेशवा को कि भी तुम अपने जो जितना भी टैक्स है वो निज़ाम के जो एरियाज हैं वहाँ से नहीं क्लेम करोगे, ठीक है। तो निज़ाम को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं इस जगह पे। टू एक्सेप्ट द कंपनीज आर्बिट्रेशंस और इन ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द निज़ाम ऑफ और द गायकवाड़। तो इवन जितने भी डिफरेंसेस हैं इनके और निज़ाम के बीच में या गायकवाड़ के बीच में, जो तो बीच में आपको जो मध्यस्थता है अंग्रेज़ों की वो आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी, वो मध्यस्थता भी, ठीक है। तो उसको आप ये नहीं हटा नहीं सकते, मतलब आपको हमारा मानना पड़ेगा, हमारा जो है निर्णय। तो नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियन, और किसी भी यूरोपियन को आप अपनी नौकरी नहीं दे सकते हो। और अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आप युद्ध करवाते हैं या कैसे, और अगर आई मीन नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश। तो आप किसी भी यूरोपियन को जब आप वॉर्स होती हैं इंग्लिश के खिलाफ तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यूरोपियंस के अगेंस्ट थे वो अंग्रेज, तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। टू सब्जेक्ट हिज रिलेशन विद अदर स्टेट्स टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश। तो आपको
बिल्कुल जो अंग्रेज़ों का जो दूसरे एरियाज़ में जो कंट्रोल है उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल आई मीन रिड्यूस टू वसालेज। तो वसालेज क्या था? वसालेज मीन्स कि जब बिल्कुल आप सबजुगेट हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट ग्रुप की तरह काम करने लग जाते हैं जो आपके अंडर हैं। तो मराठास बिल्कुल सबॉर्डिनेट ग्रुप की तरह हो गए थे। आफ्टर द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, तो सिंधिया और भोंसले ने काफ़ी आई मीन दे अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम मराठा की जो इंडिपेंडेंस है उसको मतलब बचा के रखें। लेकिन जो आर्मी थी इंग्लिश की, ये आर्थर वेलेस्ली के अंडर इट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड आर्मी, तो जो कि नहीं मतलब बचा पाती है, जो कि नहीं मराठास इनसे नहीं बच पाते और ये हरा देते हैं सिंधियास को और भोसलेस को इन अ वेरी डिसिसिव बैटल। तो इसके बाद में क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि देखो मराठास के अपने ही लोग इनके साथ मिल जाते हैं ना आके। तो यही हमने देखा, पहली वॉर में भी यही हुआ, दूसरी वॉर में भी यही होता है। तो 1804 में क्या होता है, जो यशवंत राव हैं उनको ही ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट, उनको भी एक सोचते हैं कि भाई मैं भी कोalition बनाता हूँ इंडियन रूलर्स के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल होते हैं और मराठास बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और बिल्कुल एक मराठास जो हैं वो ब्रिटिश वसालेज की तरह हो जाते हैं, मतलब उनकी सबॉर्डिनेशन में आ जाते हैं, उनके अंडर आ जाते हैं। तो ये डिफीट होती है भोंसलेस की, तो वो उनके साथ साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ देवगांव। फिर डिफीट होती है सिंधियास की और उनके साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ सुराजी जनगांव। और फिर डिफीट होती है होलकर की और उनके साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, तो ट्रीटी का क्या मतलब था? ट्रीटी मतलब कि भाई तुम अब चुप रहना, जितना हम बता रहे हैं वैसे ही आप रहना, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। तो इसका यही मतलब होता था ट्रीटीज का, पक्का करना, पक्के कानूनी दाव पेच के हिसाब से वो काम करना जानते थे। तो अब ट्रीटी ऑफ बसीन क्या होती है? तो इस ट्रीटी के बाद में जो पेशवा हैं वो कम्प्लीटली उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी चली जाती है और सारे के जो फ़ायदा है वो सारा का सारा फ़ायदा मिल जाता है इंग्लिश को। और उसके बाद हम देखते हैं कि द प्रोविजन ऑफ कीपिंग स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, मतलब उनका ध्यान था कि भाई हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा। और कंपनी के पहले ट्रूप्स होते हैं मैसूर में। ठीक है, हम देखते हैं कि कंपनी के पहली ट्रूप्स हैं मैसूर में और हैदराबाद में, लखनऊ में, और उसके बाद में इनको पूना भी मिल जाता है। तो अब इनका जो एक्सपेंशन इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फिर ये इवन बहुत ईजिली स्प्रेड कर देते हैं अपने रूल को और बिना किसी देरी के ये आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे इंग्लिश। तो दो द ट्रीटी ऑफ बसीन डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द कंपनी ऑन द प्लेटर, कहते हैं इस ट्रीटी के बाद ये नहीं था कि इंडिया पूरा का पूरा मिल गया ब्रिटिशर्स को एक प्लेटर पे, एक सजी हुई मतलब एक सामने उनके लगा दिया गया इंडिया के भाई आप जैसे मर्जी एक्सप्लॉइट कीजिए अब इसको। तो फिर भी कहते हैं ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट था ट्रीटी ऑफ बसीन इन दिस डायरेक्शन। तो कंपनी बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं, सॉरी कंपनी अब बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी और जो मराठाज हैं वो अपनी इनर डिस्प्यूट्स की वजह से ही वो हार जाते हैं। तो इन द सर्कमस्टांसेस द ऑब्जर्वेशन दैट द ट्रीटी गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया मे बी एग्जैजरेटेड बट अपीयर्स अंडरस्टैंडेबल। कहते कि हम चाहे ये कहें कि भाई अब उनको चाबी मिल गई इंडिया की, ये सुनकर शायद लगता है कि ये जो सेंटेंस है काफ़ी एग्जैजरेशन से भरा है, लेकिन कहते कि ये था, इसका मतलब यही। तो थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर है 1817-19 में जो लड़ी गई, ये इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं वो उनके पास एक इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन था, उनके पास एक सोच थी कि मैंने कैसे रूल करना है, कैसे कंपनी को मैंने कन्वर्ट कर देना है गवर्नमेंट में। तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी है उसके पास जो ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन चाइना एक्सेप्ट ट्री एंडेड। तो अब क्या हो गया, उनका जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसके तहत जो कंपनी का व्यापार चल रहा था चाइना में वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ चाय का बच जाता है। तो कंपनी को अब और मार्केट्स चाहिए थे, राइट। तो कंपनी को मार्केट चाहिए, सामान भी तो बेचना है अपना, ठीक है। अब क्या होगा, द पिंडारीज मेड अप ऑफ मैनी कास्ट एंड क्लासेस वर अटैच्ड टू मराठा आर्मीज एज मर्सिनरीज।
तो अब ये कौन थे भी पिंडारीज? जो पिंडारीज होते थे ना, ये मिलिट्री प्लंडरर्स होते थे। ये ना एक मतलब अलग अलग कास्ट और क्लासेस से मिले हुए थे, और ये क्या करते थे, ये ना लूटते थे और बल्कि आर्मीज को लूटते थे। और ये ना मराठास के साथ ही थे, मराठास के एक विंग की तरह थे जो कि लूटपाट का काम करते थे, पिंडारीज। ठीक है, तो ये देवर अटैच टू मराठास एज मर्सिनरीज। ये ना इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता था, मनी मेकिंग, और इनका कोई मकसद नहीं होता था। मर्सिनरीज मतलब दे हैव दे हैव ओनली इंटरेस्ट इन मनी मेकिंग। तो व्हेन द मराठास बिकेम वीक, तो जो मराठा जब वीक पड़ गए तो पिंडारीज को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। इवन वो क्या करने लग गए थे, जो कंपनी थी आसपास में, तो कंपनी के जो एरिया, कंपनी की जो टेरिटरी थी, वहाँ पे भी ये मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। तो इवन जो इंग्लिश थे उन्होंने मराठास को बोला कि भाई आप कैसे, ये जो पिंडारीज हैं उनको अपने पास बल्कि आपने शरण दी हुई है। तो उनको बुरा लगा, उन्होंने चार्ज कर दिया मराठास को, काफ़ी इसके ऊपर उनको झेलना पड़ा मराठास को। तो जो पिंडारी लीडर थे आमिर खान और करीम खान, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन जो चीतू खान थे वो जंगलों में भाग गए। तो फिर जो ट्रीटी ऑफ बसीन थी, विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रीटी विद पेशवा, उस ट्रीटी के बीच में ना इट वोंडेड द फीलिंग्स ऑफ अदर लीडर्स ऑल्सो। तो जब इतनी बड़ी ट्रीटी जिसमें पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो रहा है, वो एक मराठा खुद साइन कर रहा है, तो इसकी वजह से सारी जो दूसरे मराठाज हैं उनकी तो फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो उनको लगा कि यार ये तो इसकी बात तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट सरेंडर हो गया हमारी इंडिपेंडेंस का, कि अब तो हम इंग्लिश के बिल्कुल नीचे लग गए, अब हम नहीं उठ सकते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक्शन लिया अगेंस्ट पिंडारीज। तो जब उन्होंने पिंडारीज के अगेंस्ट एक्शन लिया, तो इवन मराठास को ये लगा कि ये तो हमारे बिल्कुल ही अगेंस्ट ये आ गए हैं, है ना, ये तो हमें बिल्कुल ही, क्योंकि मराठास की तो विंग के बराबर था वो पिंडारीज। तो फिर कोशिश करते हैं वो कि हम आपस में इकट्ठे हो जाएं। तो डिपेंडेंट बाजीराव टू मेड अ लास्ट बिड इन 1817। जो बाजीराव टू थे उन्होंने फिर से कोशिश की कि चलो एक बार फिर हम इकट्ठे होकर देखते हैं। उन्होंने सारे मराठा चीफ्स को इकट्ठा किया अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, और जिसकी वजह से ये जो थर्ड बैटल ऑफ जो है एंग्लो मराठा वॉर जो है थर्ड बैटल होती है। पर देखिए कि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो अब और क्या, मतलब अब ये लड़ाई एक एज अ ट्रायल मात्र बराबर रह गई थी कि भाई एक बार चलो लास्ट ट्राई करके देखते हैं, तो क्या पता हमारा कुछ बन जाए। तो पेशवा है, उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश रेसिडेंसी को पूना में, और अप्पा साहिब थे जो नागपुर के, उन्होंने अटैक किया नागपुर की रेसिडेंसी को। और होलकर ने पूरी तैयारी कर ली वॉर्स की, बट जब उनके पास सारी एलिमेंट्स थे युद्ध करने के, उनको और पावर चाहिए थी, और जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस थी सारी मराठा स्टेट्स की, वो कंफ्यूज्ड कंडीशंस थी, वो इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं थी, है ना। अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, किसी एक मोटिव के लिए थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो अभी भी इतनी यूनिटी तो नहीं थी ना उनके अंदर। तो जसवंत राव होलकर के बाद में क्या होता है, जो तुलसी बाई होती हैं, होलकर की जो फेवरेट मिस्ट्रेस होती हैं, वो आती हैं डायरेक्शन देने के लिए। तो हेल्म मतलब वो जो इस पूरे काम को एक दिशा देने के लिए तुलसी बाई जो होती हैं जसवंत राव के साथ जिन्होंने काम किया, वो कोशिश करती हैं कि भाई हम कुछ करूं मैं अपने मराठा साम्राज्य के लिए। वो बहुत ही क्लेवर और इंटेलिजेंट विमेन होती हैं, लेकिन वो एडमिनिस्टर नहीं कर पाती अच्छे से, क्योंकि वो कुछ बहुत ही उनके साथ कुछ बहुत ही अनवर्दी जो मैन है वो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बलराम सेठ और आमिर खान। वो इतना अच्छे से साथ नहीं देते उनका, या अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो जो भोंसले होते हैं नागपुर के, है ना, तो जो हमने शुरू में देखी थी कि अलग अलग कास्ट के जो पेशवास थे, जो भोंसले होते हैं नागपुर के, सिंधिया होते हैं ग्वालियर के, वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो द इंग्लिश स्ट्राइक बैक विग्रेसली, और उन्होंने फिर बहुत बुरी तरह से मतलब अटैक करते हैं वो इनके ऊपर, और ये अलाउ नहीं करते ब्रिटिशर्स पेशवास को अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज वो कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद बहुत बुरी तरह से ये लोग हार जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है,
पेशवा वॉज डिफीटेड एट खिरकी, भोसले एट सीताबुल्दी एंड होलकर एट महिदपुर। तो जो अलग अलग पेशवास थे अलग अलग जगह पे हार जाते हैं और उसके बाद में फिर से संधियां साइन की जाती हैं। संधि क्यों गैर करेंगे? ताकि ये दोबारा से उठ खड़े ना हो, ये कानूनी दाव पेच में उनको बिल्कुल उन्होंने बांध के, जिसको कहते हैं, रख दिया था। तो ट्रीटी ऑफ पूना साइन की गई थी पेशवा के साथ, और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन की गई थी सिंधियास के साथ, और ट्रीटी ऑफ मंदासर साइन की गई थी होलकर के साथ। और जो 1818 में फाइनली जो पेशवा है सरेंडर कर देते हैं, और जो मराठा कन्फेडरेसी होता है, ये जो मराठा की पूरी यूनियन होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है। तो पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड, पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया जाता है। और जो पेशवा बाजीराव होते हैं, ही बिकेम अ ब्रिटिश रिटेनर एट बिथूर नियर कानपुर। प्रताप सिंह, अ लीनियल descendant ऑफ शिवाजी, वॉज मेड रूलर ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। सतारा फॉर्म्ड आउट ऑफ कुछ टेरिटरीज उनको देकर, ब्रिटिशर्स मराठास को देकर अपना पूरा कंट्रोल आजमा लेते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि वाई मराठास लॉस्ट, क्यों हारे? तो देखिए, इनेप्ट लीडरशिप, द मराठा स्टेट वाज डिस्पोटिक इन कैरेक्टर। ये मराठा स्टेट बहुत स्ट्रांग थी कि भाई हम जो कहेंगे भाई वही होगा, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इनके खुद के जो कुछ लोग थे ना, वो खुद के कुछ जो लोग थे वो वर्थलेस थे, सेल्फिश थे। जब आपके कंबाइंड एफर्ट्स के बीच में सेल्फिशनेस आ जाती है, या आप खुद अपने मतलब देखने शुरू हो जाते हैं, तो तब नेचुरली एक पूरा जो एम्पायर है वो खतरे में पहुंच जाता है। ठीक है। और जबकि इसके अगेंस्ट जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, एल्फिनस्टोन थे, जॉन मैल्कम थे, आर्थर वेल्सली थे, ये बहुत ही स्ट्रांगली रूल करने वाले ये जो लोग थे। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं डिफेक्टेड नेचर ऑफ मराठा स्टेट। तो कोहेजन जो लोगों का था, जो लोग, ये कोहेजन मतलब इकट्ठे हो रहे थे ये जो लोग, ये ऑर्गेनिक नहीं था, नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल था, एक्सीडेंटल था। जब इनको मतलब होता था इकट्ठे हो जाते थे, जब इनको लगता था कि भाई हम अब खतरे में हैं, तो ये फिर ये सोचते थे कि चलो हम इकट्ठे होते हैं। तो जब ये मतलब इनको अगर कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटीज के अंदर अगर कुछ मिल रहा है, तो ये कई बार इंग्लिश के साथ भी मिल जाते थे। तो देयर वॉज नो एफर्ट राइट फ्रॉम द डेज। शिवाजी कुछ और ही तरह के जो थे, ये जो छत्रपति शिवाजी हैं, ये मराठा एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे। इनके बाद में इतने अच्छे से अपनी कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, और जितना इन्होंने काम किया एजुकेशन के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, शायद ही कोई और रूलर ये कर पाया। तो राइज ऑफ मराठा स्टेट वॉज बेस्ड ऑन अ रिलीजियो नेशनल मूवमेंट। तो दिस डिफेक्ट ऑफ द मराठा स्टेट बिकेम ग्लेरिंग व्हेन दे हैड टू कंटेंड विद द यूरोपियन पावर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस्ट पैटर्न ऑफ द वेस्ट। तो इनका जो कहते हैं कि जो स्ट्रैटेजी थी वो उनके आगे फीकी पड़ गई थी। लूज पॉलिटिकल सेटअप, तो हमने ये देखा था ना कि जो शिवाजी ने बनाई हुई थी कि अष्टप्रधा, जो 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिसमें ये पेशवा होते थे, अमत्या होते थे, है ना, और तरह तरह के जो पोजीशंस होती थी, तो ये सारे आपस में इकट्ठे खड़े हो गए। और पेशवास कोई एक नहीं थे, पेशवा अलग अलग एरिया के अलग अलग घरानों के पेशवा थे। तो इस तरह से यूनिटी नहीं थी, पॉलिटिकल सेटअप काफ़ी लूज था, सेंट्रल पावर नहीं थी। ठीक है। और इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, तो देखिए जो मराठाज हैं ये बहुत ही फियरलेस हैं, बहुत ही मतलब आप अगर हम इनकी बात करें तो दे आर वेरी करेजियस पीपल। तो स्किलफुल होते हैं, फियरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश की जो ऑर्गेनाइजेशन थी फोर्सेस की, और उनके वेपन्स की जितनी वो डिसिप्लिन में और अपने एक्शन में और अपने लीडरशिप में ध्यान रखते थे, इतना मराठास के अंदर नहीं था। तो जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी थी, जो इनकी एकजुटता थी, वो खत्म हो गई थी, वो उसकी प्रॉब्लम थी। और ट्रीचरी, मतलब जो लोग धोखा कर देते थे, गद्दार जो थे, गद्दारों की वजह से कोई भी साम्राज्य नहीं बस पाता, चाहे वो जो कोई भी हो। तो मराठा ने आर्टिलरी, जो तोपें होती हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस को नहीं ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये भी इनकी हार में एक बहुत बड़ा जो है कारण साबित हुई है। तो अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, मराठा लीडरशिप फेल्ड टू इवॉल्व अ स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम। तो स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी की कमी देखने को मिलती है। इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड ओपनिंग्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड स्पाइनेज। तो हमने शुरू में ही देखा कि इंग्लिश जो थे उन्होंने कभी भी मौका नहीं छोड़ा, इनके फूट जब पड़ी तो उसके अंदर मतलब अपना बेनिफिट देखने का उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, बहुत डिप्लोमेटिक थे, संधियों पे संधियां साइन कर रहे थे और अपने इवन इनके अंदर एक कला थी दोस्त बनाने की, और पूरा एनिमी को, अपने दुश्मन को बिल्कुल अकेला कर देते थे। तो डिप्लोमेटिक जो सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर, सुपीरियर थे डिप्लोमेसी में। और मराठाज थोड़े से अज्ञान भरे थे यहाँ पे, जहाँ पे डिप्लोमेसी की बात आती है, क्योंकि उनको अपने दुश्मन की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और क्योंकि उन्होंने एकजुट होकर काम नहीं किया। तो द इंग्लिश मेंटेन्ड अ वेल लिट स्पाई सिस्टम। जो इंग्लिश थे इनका जो खुफिया तंत्र था वो बहुत बड़ा था और वो हर तरह की नॉलेजेस उनको मिलते रहती थी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। द इंग्लिश वर रीजुविनेटेड बाय द फोर्सेस ऑफ रेनेसां। जो रेनेसां जिसको हम प्रकाश में युग बोलते हैं या एनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इंग्लिश थे उनके अंदर वो सारी जो ताकतें थीं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, चाहे वो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर वो थी, वो सारी जानकारी उनके पास थी। तो वो अपनी एनर्जी जो थी, जो इंग्लिश थे, वो साइंटिफिक इन्वेंशंस में और समुद्री सफ़र में या फिर कॉलोनीज़ को एक्वायर करने में वो लगा रहे थे। तो इंडिया ऑन द अदर हैंड, अभी भी इंडिया जो इस चीज़ में अभी मध्यकालीन युग में ही था और पुराने ही रीति रिवाजों के हिसाब से चलता था। जो मराठा लीडर थे उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया था इस तरह की मैटर्स के ऊपर, जबकि वो ज़्यादा ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि और अपनी ट्रेडिशनल समय के साथ बदलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और नई तकनीकें, और यही बहुत, और सबसे बड़ा जो कारण हमें समझ आता है वो यही आता है कि यूनिटी की कमी, कि यूनिटी नहीं थी और लूज पॉलिटिकल सेटअप हो चुका था। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडर ना होने की वजह से ही जो है मराठाज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो हारते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो इंग्लिश थे उन्होंने एक डिवाइडेड हाउस को ही मतलब बार बार धक्के दे दे के तोड़ दिया था, क्योंकि वो हाउस पहले ही डिवाइडेड था, वो सख्त नहीं था, एकजुट नहीं था। ठीक है, तो विद दिस एंग्लो मराठा पोर्शन इज डन। तो इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट जो ऑडियोज़ होंगे, नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स में देंगे, उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, इन पोर्शंस में से, उसकी एक मैं लिस्ट आपको कंपाइल करके तो मैं आपको लिस्ट दूंगी क्वेश्चंस की, ताकि आपको समझ आए कि आपको कैसे किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देना है। विद दिस थैंक यू सो मच।